क्लास 12th। आज चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे जो बीच में रह गए थे। पिछली वीडियो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंस पे थी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, एलॉयज। आज हम एक क्वेश्चन करते हैं ये, अ वायर ऑफ लेंथ L हैज़ रेजिस्टेंस R, दिस वायर इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस इज ओरिजिनल लेंथ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। देखिए क्या कह रहा है, एक वायर है आपके पास L लेंथ की, इसका रेजिस्टेंस कितना है R। आपने क्या किया, इसे स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच मतलब खींचना, ठीक है। जैसे ही इस वायर को आप स्ट्रेच करोगे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2L। बताइए इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश। ये बात तो क्लियर है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेंथ बढ़ेगी तो R डैश तो चेंज होना ही है, इसलिए मैंने न्यू रेजिस्टेंस को लिख दिया R डैश, ठीक है। व्हाट अबाउट A डैश, क्या ये कुछ आपको गिवन है? अगर ये आपको पता चल जाए तो आप R डैश आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, इसकी अगर रेजिस्टिविटी रो है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी रो रहेगी, क्योंकि मटेरियल तो सेम है ना आपका, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, तो रेजिस्टिविटी रो है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो रहेगी। अच्छा, अब जब वायर को आपने स्ट्रेच किया तो वायर का इनिशियल वॉल्यूम और वायर का स्ट्रेचिंग के बाद आफ्टर वॉल्यूम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बिफोर स्ट्रेचिंग इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ। इनिशियल का वॉल्यूम कितना है, एरिया A है मान लीजिए इसका, और लेंथ कितनी है L। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा नहीं पता, A डैश, बट मुझे L पता है। फाइनल वॉल्यूम कितना है, ट्वाइस L। L से L कैंसिल, A डैश इज इक्वल्स टू A बाय 2। समझ पा रहे हो? अगर पहली वाली लेंथ का वायर रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ L है, एरिया A है, तो स्ट्रेच करने पे आपको दे रखा था लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वाइस, बट A डैश क्या हो जाएगा A बाय 2। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। R को मैंने R डैश मान रखा है, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। L कितना हो गया आपके पास 2L। एरिया कितना है, अच्छा इसको ऐसे लिख लीजिए, R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश बाई A डैश, ठीक है। तो रो इंटू 2L, एरिया A डैश इज A बाय 2, तो R डैश आ गया आपके पास 2 2 4 रो L बाई A। इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। देखिए क्या रो L बाई A, रो L बाई A, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4R, इसको R लिख दूँ, इस रो L बाई A को ये R लिख दूँ, R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 4R। यानी कि द न्यू रेजिस्टेंस विल बी द 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस। जब आप वायर की लेंथ को दुगना करेंगे तो ऐसा करने से जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो पुराने रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, वॉल्यूम का, क्योंकि इसमें एरिया के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी कि भाई एरिया घटेगा बढ़ेगा, A डैश वो तो हमने निकाल लिया कि A डैश क्या होगा A बाय 2 होगा, ठीक है। ये था स्ट्रेचिंग का। मान लीजिए मुझे दूसरा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2। अ वायर ऑफ लेंथ L हैज़ रेजिस्टेंस R, दिस वायर इज कंप्रेस्ड। अब मैं कंप्रेसिंग का करती हूँ, इज कंप्रेस्ड half of its original length, find new resistance। what will be the new resistance, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए आपने अब वायर को क्या किया है, आपने वायर को किया है कंप्रेस, यानी कि लेंथ कम कर दी। बताइए क्या होगा इसका न्यू रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये आपके पास वायर, इसका रेजिस्टिविटी रो, लेंथ L, एरिया A, द रेजिस्टेंस विल बिकम रो L बाई A। आपने ये जो दूसरी वायर, इसी वायर का
मटेरियल चेंज किया नहीं, तो रेजिस्टिविटी रो है तो रो रहेगी। लेंथ चेंज कर दिया आपने, इनिशियल की L/2। अब इसमें एरिया के बारे में फिर से कोई नॉलेज नहीं है, तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ A डैश L डैश। A डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है, L डैश की वैल्यू दे रखी है L/2, L से L कैंसिल, A डैश की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ A। ठीक है, तो आपके पास A डैश आ गया ट्वाइस ऑफ A। R डैश का फॉर्मूला क्या लिखोगे, R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश बाई A डैश। रो डैश मत लिख देना क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम। तो R डैश इज इक्वल्स टू रो, L डैश की वैल्यू L/2, A डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ A। तो क्या बनेगा, R डैश इज इक्वल्स टू रो L 4A। रो L/A को क्या लिख सकते हो, R, तो R डैश की वैल्यू क्या आ गई, R/4। यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा पुराने रेजिस्टेंस का 1/4 होगा, आपका रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वायर को स्ट्रेच किया था, खींचा था। अब मैं वायर को क्या किया है, कंप्रेस, लेंथ कम कर दी, स्ट्रेचिंग से वायर की लेंथ बढ़ गई, तो R डैश जो आएगा वो क्या आएगा आपका, R/4 आएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन मुझे फटाफट करना हो, भाई इतना टाइम नहीं होता पेपर में, तो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल लेते हैं। R डैश इज इक्वल्स टू N²R। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए R डैश जो होगा वो आपका न्यू रेजिस्टेंस, R इज योर ओल्ड रेजिस्टेंस। देखिए R डैश इज न्यू रेजिस्टेंस, दोनों क्वेश्चंस को इसे सॉल्व करेंगे। R विल बी योर ओल्ड रेजिस्टेंस। मेन बात है ये आपके N की, N क्या है, N वो फैक्टर है कि जिस फैक्टर से आपका लेंथ घटेगा या बढ़ेगा। L लेंथ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, आपने वायर को क्या किया था, कंप्रेस, लेंथ हाफ कर दी, तो सीधा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, R डैश इज इक्वल्स टू N हाफ का स्क्वायर बाय R डैश आ जाएगा R/4। आ गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, वायर को स्ट्रेच किया था, ट्वाइस लेंथ पे किया था, तो N की वैल्यू को क्या लिखेंगे, जैसे R डैश इज इक्वल्स टू N²R। पहले वाले क्वेश्चन में आपने N को, लेंथ को दुगना कर दिया था, तो R डैश इज इक्वल्स टू 2²R, तो R डैश इज इक्वल्स टू 4R। देख रहे हो, छोटे से फॉर्मूले की सहायता से आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे बीच में रह गए थे, ये स्किप हो गए थे, ये इसे अब आपको सॉल्व करना है। अच्छा, अब जैसे जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो था टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन थे, अब उस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। अब टॉपिक पढ़ते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखिए, प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया, रेजिस्टेंस मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। एलॉयज़ के केस में जैसे कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीज है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो आज हमें टॉपिक पढ़ना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। सीबीएसई में इसके ऊपर 100% एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। अब की बार भी आया था 2019-20 में। तो अब देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया आपने किसी टी टाइम पे, इनिशियल टेम्परेचर ले लीजिए T0, ठीक है। जब आपने टी टाइम पे, चलो टी ले लो, एक्सपेरिमेंट जब आपने टी टाइम पे स्टार्ट किया, उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आप क्या है R0। R0 इज़ योर इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस है आपका। अब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते गए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते गए तो आपका समय बढ़ता चला गया। मतलब जब आपने टी टाइम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तब रेजिस्टेंस था R0, अब समय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सपोज टेम्परेचर टाइम हो गया T प्लस dt। अब T प्लस dt के टाइम के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ
मान लीजिए टी टेम्परेचर था, टी इज योर टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस इज आर नॉट। टेम्परेचर बढ़ा, आपको पता है मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और एलॉयज के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस या तो कांस्टेंट रहता है या फिर मेटल्स इंसुलेटर के केस में वो डिक्रीज हो जाता है। मैंने ये मान लिया कि रेजिस्टेंस हो गया आर नॉट प्लस डी आर, समझ रहे हो, कुछ चेंज हो गया, बढ़ेगा इन केस ऑफ मेटल्स, घटेगा इन केस ऑफ इंसुलेटर्स और कांस्टेंट रहेगा इन केस ऑफ एलॉयज। ठीक है, आर नॉट प्लस डी आर। अब ऐसा कहा जाता है एक्सपेरिमेंटली, ये परफॉर्म करके देखा गया एक्सपेरिमेंटली, इनिशियल चेंज इन टेम्परेचर डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना ही चेंज इन रेजिस्टेंस ज़्यादा, जितना चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा उतना ही चेंज इन रेजिस्टेंस ज़्यादा। सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मेटल्स के केस में स्ट्रेट ग्राफ आता है। दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, you will get dr is directly proportional to r naught dt। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा dr इज इक्वल्स टू अल्फा r naught dt। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। R naught initial resistance, dr change in temperature, dt dr is a change in resistance, dr is change in resistance and dt change in temperature। तो change in temperature को आप ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। क्या मैं dt को ऐसे लिख सकती हूँ, चेंज इन फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं है। तो dr की वैल्यू आ गई आपके पास, dr इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट dt। यहाँ तक क्लियर है। स्टार्टिंग में जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, टेम्परेचर t टाइम पे रेजिस्टेंस था आर नॉट, फिर टेम्परेचर हो गया आपका t प्लस डी टी, रेजिस्टेंस हो गया आर नॉट प्लस डी आर। दिस डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, दिस डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दोनों को कंबाइन करके लिखा, अल्फा एक कांस्टेंट आ गया, अल्फा आर नॉट डी टी। अब आपको कंप्लीट वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो जब भी आपको कंप्लीट वैल्यू चाहिए होती है फिजिक्स में, आप क्या करते हो, उसका इंटीग्रेशन कर देते हो। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो डी आर इंटीग्रेशन अल्फा आर नॉट डी टी इंटीग्रेशन, कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर, अल्फा बाहर आर नॉट बाहर, बचा क्या, डी टी डी आर। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। यहाँ पर जो फिलहाल इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट टाइप का है। अगर ये इनडेफिनेट है तो एक कांस्टेंट सी लगाना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ लिमिट्स पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, वो डेफिनेट, तो आपको कांस्टेंट सी की ज़रूरत नहीं है। चेंज इन रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग में मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर पे टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस था आर नॉट, टेम्परेचर फाइनल पे रेजिस्टेंस हो गया आपका आर फाइनल, तो डी आर का इंटीग्रेशन आर नॉट आर एफ एल्फा आर नॉट डी टी का इंटीग्रेशन टी और टी आई टी एफ, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो आर में एक बार पुट कर दीजिए आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू एल्फा आर नॉट। टेम्परेचर में फाइनल टेम्परेचर टी एफ, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, तो आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू एल्फा आर नॉट टी एफ माइनस टी आई। ये माइनस है, उधर जाके प्लस, क्या बन जाएगा, आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस एल्फा आर नॉट टी एफ माइनस टी आई। तो यहाँ से आर नॉट को कॉमन निकाल लीजिए, आएगा 1 प्लस
अल्फ़ा TF माइनस TI, और TF माइनस TI को आप DT भी लिख सकते हैं। RF इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा DT। दिस इज योर फाइनल एंड लास्ट एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। सिमिलरली फॉर रेजिस्टिविटी, रो फाइनल इज इक्वल्स टू रो इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा DT। ये बनेगा आपका रेजिस्टिविटी के लिए, और ये बनेगा आपका रेजिस्टेंस के लिए। RF इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा DT। ठीक है, याद कीजिए अब स्टार्टिंग से एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी कंप्लीट पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था टेम्परेचर T पे, रेजिस्टेंस क्या लिया था R0। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता गया रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्या हुआ था R0 प्लस DR। दैट चेंज इन रेजिस्टेंस आपको पता है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो DR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DT, DR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस R0। कंबाइन करके लिखा है, अल्फा कांस्टेंट लगाया, उसके बाद आपने क्या किया, इसमें साइड दोनों साइड इंटीग्रेशन, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, फिर पुट करने के बाद आपने इसको सॉल्व किया और आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई R0 1 प्लस अल्फ़ा DT। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक आपने एक्सप्रेशन नोट किया। RF इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा DT। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू RF माइनस R0 अपॉन R0 DT। अच्छा, रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ओम, यूनिट ओम, नीचे भी आपकी ओम, और टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में लोगे तो डिग्री सेल्सियस, नहीं तो केल्विन। ओम से ओम कैंसिल, तो अल्फ़ा की SI यूनिट क्या आई आपकी, अल्फ़ा की SI यूनिट आई डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। क्लियर है, ओम ओम डिग्री सेल्सियस या केल्विन लेके जाओगे ऊपर, डिग्री सेल्सियस -1 या केल्विन -1। ठीक है, चलो अब पहले ये बताइए कि सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और एलॉयज़ के लिए ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये आपको बताना है। देखिए, कंडक्टर्स के लिए सोच के बताइए, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, फाइनल बढ़ जाएगा, फाइनल में से इनिशियल को घटाओगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, यानी कि कंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा कैसा होता है, पॉजिटिव। इनिशियल फाइनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है तो ये ज़्यादा आएगा। अगर मैं कहूँ इंसुलेटर्स के साथ, इंसुलेटर्स में आपको पता है फाइनल जो रेजिस्टेंस होता है, फाइनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, तो ये चीज़ कम ये चीज़ ज़्यादा, तो क्या आएगा इंसुलेटर्स के लिए, नेगेटिव। अगर मैं कहूँ एलॉयज़, एलॉयज़ आपके कांस्टेंट और मैग्नेट वाले, रेजिस्टेंस सेम रहता है, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, RF इक्वल्स टू R0, क्या आएगा, 0, अल्फ़ा आएगा 0, अल्फ़ा पॉजिटिव, अल्फ़ा नेगेटिव और अल्फ़ा 0। कंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा बढ़ता है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, RF इज ग्रेटर देन R0। इंसुलेटर्स के लिए RF इज लेस देन R0 एंड एलॉयज़ के लिए RF इक्वल्स टू RI। ये चीज़ अगर आपको समझनी है तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस इज 100 ओम, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल बी 117 ओम इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एंड रूम टेम्परेचर, यानी कि आपका रूम टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, उस 27 डिग्री सेल्सियस पे आपका इनिशियल रेजिस्टेंस 100 ओम है, आर इनिशियल 100 ओम, जिसे आप R0 भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रेजिस्टेंस चेंज हो गया आर फाइनल 117 ओम। आपसे पूछ रहा है फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी जब अल्फा आपको 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा इज इक्वल्स टू
आर एफ माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डी टी, यही पढ़ा है हमने। अल्फा कितना दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, आर फाइनल 117, आर इनिशियल 100, आर इनिशियल 100, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू आपको निकालनी है, इनिशियल आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, 117 में से 100 गए, कितने बचेंगे 17/100, T2 माइनस 27। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिखोगे 17/10, 17 से 17 कैंसिल, 10⁻⁻⁴, ये ऊपर जाएगा -1, 10⁻⁻⁵, है ना, -4 -1, 10⁻⁻⁵ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ओके, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 0 से ये वाली 0 कैंसिल कर दो, है ना, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, 17 से 17 कैंसिल कर दो, तो 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू T2 माइनस 27। इसको क्या लिखोगे 10⁻⁻⁴, तो ये आ जाएगा आपके पास 10/10⁴ इक्वल्स टू T2 माइनस 27। ठीक है, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आप सॉल्व कर पाएंगे, T2 की वैल्यू आ जाएगी -4 है, तो आपके पास T2 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 10⁻⁻⁴, 1/10 T2 माइनस 27, ये इधर चला जाएगा, 10⁻⁻3 रेसिप्रोकल कर दीजिए ना, T2 की वैल्यू आ जाएगी 1027 डिग्री सेल्सियस। देखो, इसमें हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए, अब मेन चीज़ क्या है, आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चन को क्या कहते हैं, इनिशियल टेम्परेचर क्या है। यहाँ मेरा इनिशियल टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने इनिशियल टेम्परेचर लिख लिया 27। इस पे इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, R नॉट 100 ओम, फाइनल रेजिस्टेंस 117, चेंज इन फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना था, अल्फा की वैल्यू दी हुई थी, इस फॉर्मूले में पुट करना, आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल्स टू ρL/A। ठीक है, तो इसकी सहायता से आप अपने टेम्परेचर कोफिशिएंट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाते हैं। ये टॉपिक आपका CBSE पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपना ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।